सभी का स्वागत है इस सभागार में। और हम सभी आप लोगों में परिचित हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर और क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च यानी DCRPR को हम हेड कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग एक तरीके से केवल ये CRE नहीं है, इस पे मंथन होना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ रिहैब प्रोफेशनल, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ स्पेशल एजुकेटर। हम लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई जो ये हाई प्रेशर जोन्स हैं जहाँ पे जिसको कि हम जैसे कोटा फैक्ट्री की तरह से भी हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं। मतलब एक जगह का नाम बार बार और बहुत बार आ रहा है, जिस जगह का उदाहरण एक तरीके से हम लोग ले रहे हैं कि वहाँ पे सुसाइड हो रहे हैं। तो केवल न केवल कोटा, बल्कि ये कोटा तो हम लोगों को वहाँ पे हाई प्रेवलेंस देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम जो है वो उस जगह का नाम या उस जगह के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये हाई प्रेशर जोन्स या इस तरह के कोचिंग सेंटर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, या इवन हर घर, हर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रेशर को महसूस कर सकते हैं कि ये जो आज की जनरेशन है वो किस तरीके से प्रेशर में, प्रेशर कुकर के अंदर एक तरीके से है, जहाँ पे चीज़ें जो है विभत्स रूप ले सकती हैं। तो अगेन कि क्यों क्यों ऐसा है कि क्यों हम जो उस जानते हैं कि भी कोटा में हम लोग इतना प्रेवलेंस देख रहे हैं सुसाइड का, और उसके बावजूद जो है हम जो है जब भी हम किसी को देखते हैं एस्पिरेंट्स को, तो आज भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो उस जगह पे जाने की बात करते हैं। वो आज भी जो है हम जानते हैं कि भाई ये कोचिंग सेंटर्स, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत बच्चे इस बात को जानते हैं कि भाई ये प्रेशर जोन्स हैं, और उसके बाद भी जो है क्यों पेरेंट्स भी वहाँ पे भेजते हैं और बच्चे भी वहाँ जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। एक तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक डिनायल मोड है जिसमें हम लोग जीते हैं। अक्सर एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है कि शायद मेरे साथ नहीं, यानी कि जो कुछ हो रहा है ये औरों के साथ हो रहा है, कोई भी घटना, दुर्घटना या ऐसे एक्सीडेंट्स या सुसाइड या कोई और नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, हमें लगता है कि मेरे साथ नहीं होंगे, ये औरों के साथ हो रहे हैं। तो इसीलिए औरों के साथ हो रहे हैं, उसके साथ हुए या उसके साथ हम जो है नाम गिनते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये शायद एक डिनायल और एक नेग्लेक्टेड मोड के अंदर हम लोग जी रहे होते हैं कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, है ना। तो और बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रेजेंटेशन केवल थॉट्स को एक्टिव करने के लिए है, क्योंकि हम सब रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, तो आपस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को और सोच सकते हैं। जो मंच के उस तरफ बैठे हुए हैं सभागार में, उनके पास और वैल्यूएबल आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि कंट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। अब जैसे क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, कि भाई ये सब जानते हुए भी हम उन कोचिंग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। The rise of coaching centers in education. Coaching centers have emerged as a crucial component of modern education, particularly for competitive exams. पहली बात कि हम लोगों को एक विश्वास है कि जो कोचिंग सेंटर हैं वही शायद हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कोचिंग सेंटर जाते हैं। फिर these centers are offer specialized training to help students excel in exams such as engineering, medical और administrative services. पहली बात तो हम लोगों ने
तय कर लिया है कि ये अच्छा प्रोफेशन और ये बुरा प्रोफेशन, यानी कि मैं बनूंगा तो केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बनूंगा, है ना। उसके अलावा और कोई प्रोफेशन है ही नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स, हमने अपने जो 20 साल की यहाँ पे यात्रा हुई मेरी, तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई जो ठेला लगाता था सड़क पे, राजपुर रोड पे, जो वहाँ पे मोमो चाउमीन बेचता था, वो आज राजपुर रोड पे बहुत बड़ी जो है एक सूप बार जो है रन कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो यानी कि बहुत बड़ा सूप बार, वहां पे कितने ही इंजीनियर और डॉक्टर आकर के खाते होंगे। तो मतलब हमें दिमाग में सफलता और असफलता और अच्छा और बुरा हमारी अपनी डेफिनेशंस हैं। तो हमें लगता है कि ये जो डॉक्टर इंजीनियर, पहली बात तो ये कि भी प्रोफेशन में केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही होते हैं जो कि जिनका कोई रुतबा होता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। अभी हमने खुद एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के मुंह से सुना कि भी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स में 50% जो है डिसैटिस्फाइड है। हम लोग अपने क्लिनिक में देखते हैं कि भी मतलब ये कोई गुमान की बात नहीं है, लेकिन अपने अपने क्लिनिक में देखते हैं कि कितने ही एमबीबीएस एस्पिरेंट्स या एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स, ट्रेनीज हमारे पास साइकोथेरेपीज के लिए आ रहे हैं। कितने ही आर्मी ऑफिसर्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। कितने ही इंजीनियर्स को हम देखते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ और उस तरह के इश्यूज लेकर के हमारे पास वो लोग आ रहे हैं। कितनी अनसर्टेनिटी उसी सब प्रोफेशंस में भी है जिनको हम कहते हैं कि भाई हमें डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, बाकी तो सब बकवास है। ठीक है। तो हमें लगता है कि भाई पहली बात तो कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो फिर कोचिंग सेंटर ही उसका सॉल्यूशन है, तो इसीलिए कोचिंग सेंटर्स जाते हैं। फिर हाई डिमांड फॉर सक्सेस इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर्स हैज लेड टू द बूम इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। मतलब वही है कि भाई क्योंकि हमने डिमांड बढ़ा दी, तो डिमांड बढ़ा दी तो सप्लाई बढ़ गई। तो बिल्कुल सिंपल सा इकोनॉमिक्स का फंडा है कि डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई। हमने मांगा कि कोचिंग सेंटर चाहिए, और कुछ जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं थे उनके दिमाग में आ गया कि हम कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं, चलो हम बनाते हैं तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर। तो उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर शुरू कर दिए। मतलब उनको पता है कि भाई ना डॉक्टर और इंजीनियर में शायद उतना नहीं है जितना डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में है, तो उन्होंने वो कोचिंग सेंटर शुरू कर दिए। तो इसीलिए भी जो है हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भाई कोचिंग सेंटर जाया जाए। फिर स्टूडेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड कंपटीशन विच कैन अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। और हम जो है फिर वो हाई प्रेशर और सब चीज़ें वहाँ पे देख रहे हैं। फिर और क्या कारण है, जैसे इंटेंस कंपटीशन इंडिया, खास करके अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, और खासकर अब क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की बात करें, तो बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपटीशन, जो चुनौतियां हैं वो और ज़्यादा भारी हो जाती हैं, है ना। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एम्फेसाइज सक्सेस इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर करियर प्रोस्पेक्ट्स। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सीड होंगे तो जो है करियर ऑप्शंस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। हाई प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू सक्सीड इन एंट्रेंस एग्जाम फॉर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ एंड जॉब्स, कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम अच्छी रैंक लाएंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, है ना, अच्छे सेंटर्स मिलेंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि ओ तो शायद ये अब मेरे बस का, खुद के बस का नहीं है, तो इसीलिए कोचिंग सेंटर जाना चाहिए, है ना। फिर इंटेंस कंपटीशन हैज़ लेड टू द राइज ऑफ बूमिंग कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग सेंटर्स कैटर टू द डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्योंकि कोचिंग सेंटर का खासियत है
क्योंकि वो बना उस स्ट्रक्चर में है कि वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देगा, ठीक है ना। वो इसीलिए बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जब बात आ जाती है तो फिर वो उसी स्ट्रक्चर में अपनी ट्रेनिंग देता है। उसको फिर ये फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है ना, तो फिर वो केवल उसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो उसमें पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स का रोल है एकेडमिक प्रेशर को बिल्ड करने में। अभी सभी डिग्निटरीज के साथ हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाय पे, तो समझ में आया कि शायद हम लोग गलत कर रहे हैं कुछ। हम लोग फोकस कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम उनको फोकस कर रहे हैं कि भी उनकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की जाए, ज़रूर की जाए, क्योंकि उनको तो अब जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, अब हमें बचाना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो चेंज की ज़रूरत है वो चेंज जो है पेरेंटिंग में चेंज की ज़रूरत है। पेरेंट्स को बदलना होगा। तो अब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो शायद नहीं बदल सकते, ठीक है। तो शायद जो अब जो जनरेशन है, जो अब जो बच्चे हैं जिनकी हमें काउंसलिंग करनी है एक्चुअल में, लेकिन अब हमें लगता है कि भाई उनको ना एक गुड पेरेंटिंग स्किल्स सिखानी चाहिए कि ओके ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने तो ठीक है जो प्रेशर और वो सब चीज़ें बिल्ड की आपके ऊपर वो की, लेकिन आप जो है वैसा प्रेशर अपने बच्चों पे ना बिल्ड करें। तो शायद जो अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई कितने इंटरवेंशंस और ये सब चीज़ें चलती हैं सुसाइड प्रिवेंशन पे, कोटा के बारे में भी कितना सारा सुसाइड प्रिवेंशन और पॉलिसीज और बहुत सारे इंटरवेंशंस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि भी अभी सितंबर तक जो है 26 सुसाइड हो चुके, और जो कि हमें डरा रहा है आंकड़ा कि शायद ये पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो इंटरवेंशंस हैं वो क्योंकि स्टूडेंट फोकस्ड हैं, शायद इस वजह से, या हम केवल वो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस और वो चीज़ें बना देंगे या कुछ ऐसा है ना। तो या फिर वो जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मतलब हमने जैसा डॉक्टर जैना साहब ने कहा कि भाई जो एक्सपर्ट्स हैं या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया है ना। तो यहाँ पे अगर हम उनको इंक्लूड करते हैं तो शायद हम ज़्यादा इंटरवेंशंस, इफेक्टिव इंटरवेंशंस कर पाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत अब ये इस बात की है, क्योंकि जैसे बात हो रही थी कि सुसाइड का जो प्रिवलेंस है वो बढ़ ही रहा है ना। तो मतलब इतने इंटरवेंशंस के बाद भी, तो शायद ये है कि भाई इमीडिएट कोई ब्रेक नहीं लग सकता कि भाई अचानक से कोई चीज रुक जाएगी, लेकिन शायद हम भविष्य को तैयार कर सकते हैं यदि जो करंट स्टूडेंट है उसको जो पेरेंटिंग स्किल उसको सिखाई जाए, यानी कि वो कैसे एक अच्छा पेरेंट बन सकता है, वो उसकी वो क्योंकि उस प्रेशर से गुजर रहा है, और फिर जो है वो आगे चल के अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को जो है उस तरह के टॉर्चर और वो प्रेशर में ना रखे। तो हाई एक्सपेक्टेशन एंड सोसाइटल नॉर्म्स, फिर प्रेशर फॉर सक्सेस, या फिर इम्पैक्ट जो मतलब ये दो जो फैक्टर्स हैं कि हाई एक्सपेक्टेशंस कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो चलो भाई तुम डॉक्टर बनो, मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो चलो भाई तुम इंजीनियर बन के दिखाओ, क्या नाम, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। यानी कि हमने जो जो बर्डन था नाम रोशन करने का वो अपने राज दुलारों पे डाल दिया कि ये हमारा नाम रोशन करेंगे, ठीक है ना। अपने बच्चों पे हमने डाल दिया कि ये हमारा नाम रोशन करेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, हाई एक्सपेक्टेशंस और जो सक्सेस होने का जो प्रेशर है, ये जो पेरेंट्स है, पेरेंटिंग एक तरीके से जो फॉल्टी पेरेंटिंग हम कहेंगे इसे, या शायद उस पेरेंटिंग में कोई इंटरवेंशन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस कारण से भी हम जो है देखते हैं कि जो एक जो स्टूडेंट्स का जो सुसाइड जो है वो जो रेट है या प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। फिर रोल ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस एंड सोशल कंपैरिजन,
मतलब हम देखते हैं कि अरे देख, शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया है, फलां के बच्चे ने ये अचीव कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, है पेरेंटिंग की बात है। या फिर कई बार हमें खुद को लगने लगता है कि कि देखो मतलब मेरे साथ वालों ने ये फलां अचीव कर ली, और या वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, है ना, मैंने क्या किया। तो वो जो कंपैरिजन और जो सोशल इन्फ्लुएंस है, पीयर इन्फ्लुएंस है, ये चीज़ें दिक्कतें करती हैं। जैसे पीयर प्रेशर ड्राइव्स स्टूडेंट टू मैच और एक्सीड देयर पीयर अचीवमेंट, है ना। यानी कि अच्छा तुमने इतना किया तो तेरे से बेटर करूंगा। तूने कौन से कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया हुआ है? अच्छा तुमने वहां पे, मेरे वाला तो बहुत अच्छा है, मेरा वाला और बढ़िया है। वो तुम्हारे यहाँ कितना कितना घंटे पढ़ाते हैं? 6 घंटे? हमारे तो 10 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे वाला 10 घंटे पढ़ा रहा है, हम ज्यादा सीख रहे हैं, हम ज्यादा समझ रहे हैं। तो वो जो आगे बढ़ने की, उसको पछाड़ने की होड़ है, उसमें हम जो है कहीं ना कहीं दुविधा में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, स्ट्रेस में है, प्रेशर में है। तो ये एक जो पीयर प्रेशर है ना, वो हमें दिक्कत कर रहा है। फिर सोशल कंपैरिजन फोस्टर है सेंस ऑफ कंपटीशन पुशिंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन कोचिंग सेंटर्स, राइट। फिर दिस क्रिएट्स ए हर्ड मेंटेलिटी। अब जो है ये मतलब भेड़ चाल हो गई है कि भाई कोचिंग सेंटर ही हमारा निवारण करेंगे। हमने स्वयं पे विश्वास करना छोड़ दिया है। हमने अपने जो कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि अब जो है सारी चीजें हमें कोई बताएगा तब मैं समझूंगा। अब मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं उसको ट्राई नहीं करूंगा, मैं अपने एफर्ट्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि करना क्या है। मतलब एज इफ कि कोटा से पहले कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बने हो। ठीक है। तो फिर दिस क्रिएट्स हर्ड मेंटेलिटी वेयर इंडिविजुअल चॉइस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कलेक्टिव एक्शंस। Fear of being left behind often leads to impulsive enrollment decisions. अरे मैं छूट ना जाऊं भाई, हाँ, कहीं मैं ना छूट जाऊं, बाकी सब ने एडमिशन ले लिए यार, कोचिंग सेंटर वो सब जा रहे हैं, मैं ना छूट जाऊं। ठीक है। तो ये हमें मोटिवेट कर रहा है कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, है ना, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर में लोग जो है एडमिशन्स ले रहे हैं बच्चे। मार्केटिंग टैक्टिक्स है, कोचिंग सेंटर्स ऑफन एडवर्टाइज गारंटीड सक्सेस। ठीक है। वो हमारे आंखों के ऊपर या हमारे बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर, हमारे परसेप्शन के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल देते हैं जिससे कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जब स्टार्ट लाइन पे जब दौड़ने के लिए जब खड़े हुए तो हम सब एक लाइन पे खड़े थे। ठीक है। और जब सीटी बजी कि चलो दौड़ो, तो हम ये भूल गए कि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सबकी अपनी एबिलिटीज हैं और लिमिटेशंस हैं, और एक ही जो है फिनिश लाइन पे फर्स्ट आएगा। हम ये भूल जाते हैं। ठीक है। हम फिनिश लाइन पे सोचते कि ये कोचिंग सेंटर ने कहा है कि यहाँ पे सारे जो है वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, क्योंकि वो गारंटी ले रहा है, कोचिंग सेंटर गारंटी दे रहा है कि अरे सबको मैं डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा। ठीक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो है फिनिश लाइन पे कुछ ही लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एबिलिटीज हैं। ठीक है। तो हम वो एबिलिटीज और लिमिटेशंस का ख्याल रखे बिना इन झांसे में आ जा रहे हैं कि भाई ओके, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, है ना। अभी हम वो कौन सा एक कोई मूवी थी, 12th फेल, अच्छा, तो उसमें क्या नाम, मैंने उस कोचिंग सेंटर से पढ़ा भी नहीं है। ठीक है।
लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो कोचिंग सेंटर वाले आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बस आपको ना बताना है, आपको इंटरव्यू में ये बोलना है कि मैंने इस कोचिंग सेंटर से पढ़ा और देखो आज मैं सफल हो गया। हाँ, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं कोचिंग सेंटर्स की। और ये हम जो है जो जनता है वो कई बार इतने एक्सप्लोर नहीं कर पाती है या उसको समझ नहीं पाती है, और हम जो है उस एडवर्टाइजमेंट के झांसे में हम लोग फंस जाते हैं और हम जो है इन कोचिंग सेंटर्स में दाखिला ले लेते हैं। हमें पता भी नहीं है कि भाई इसमें जो ये पूरे क्या वॉल ऑफ फेम, ये कहेंगे वॉल ऑफ फेम में जितने पोस्टर्स लगे हुए हैं सारे इसी सेंटर से पढ़े भी हैं या नहीं, कौन वेरीफाई कर रहा है? लेकिन वहां पे वो सब लगे हुए हैं कि ये देखो ये सारे टॉपर्स हमारे ही हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं कि भाई हम जो अपनी गारंटेड सक्सेस बताने में सक्सीड कर जाते हैं। Psychological impact है, these promises exploit students' desperation for quick results, creating unrealistic expectations, है ना। हमने अपनी strengths और limitations तो जानी नहीं, हमने SWOT analysis किया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कि भाई हमारी strength क्या है, weaknesses क्या है, opportunities क्या हैं, threats क्या हैं, है ना। और वो क्योंकि scientifically हमने SWOT analysis नहीं किया तो इसीलिए हम जो है हम जान ही नहीं पाए कि भी मेरी वीकनेस और थ्रेट क्या है। अगर मैंने वीकनेस और थ्रेट नहीं जाना तो अपने वीकनेस और थ्रेट के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और बना लिया मैंने गोल कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये जो है इस वजह से ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालती हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स। फिर एथिकल कंसिडरेशन में अगर हम देखें कि इज इट फेयर टू प्रॉमिस गारंटीड सक्सेस, मतलब फेयर एंड लवली वाली बात है कि वो सबको गोरा कर देगी, ठीक है। तो क्या ये एथिकली करेक्ट है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इस तरह के दावे करते हैं? क्या इनको करना चाहिए? क्या पॉलिसी के अंदर हमें इन दावों को नकारना नहीं चाहिए? फिर फियर ऑफ फेलियर एंड इनसिक्योरिटी हमें मोटिवेट करती है इस तरह के कोचिंग सेंटर्स में जाने के लिए। फियर ऑफ फेलियर, मैनी स्टूडेंट्स फियर दे विल नॉट परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। Fear of being left behind, pressure to keep up with peers can be overwhelming. Insecurity about abilities, doubts about one's own competence often lead to seeking extra help. है ना, हमने सोच लिया कि ये तो मेरे बस का नहीं है ना, और इसमें कोई हेल्प करेगा तभी जो है शायद मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग लेने के लिए हमें मजबूर कर देती हैं ये बातें। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, ड्राइविंग द नीड फॉर एडिशनल गाइडेंस। मेरी बेटी बैठी हुई है यहाँ पे और वो मेरी तरफ देख रही कि अच्छा पापा इसीलिए जो है कोचिंग नहीं भेजता इसीलिए कोचिंग सेंटर नहीं भेजा मुझे। वैसे मैं बता दूं कि 9th में मैं भी फेल हुआ और मेरी बेटी फेल हुई 9th में, तो उसने कहा कि पापा 2 नंबर कम है। मैं ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई क्या नाम, सक्सेस केवल आपके नंबरों में नहीं है, जो आपने एकेडमिकली आपने जो स्कोर किया है उसमें नहीं है, ठीक है। बेटी ने कहा कि पापा आप तो आपको तो प्रिंसिपल साहब जानते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये वर्कशॉप्स और ये मेंटल हेल्थ पे काम करते हो, प्रिंसिपल साहब यहाँ पे स्कूल के लिए भी आपने बहुत किया है, तो प्रिंसिपल साहब को आप कहोगे तो जो है वो 2 नंबर दे देंगे, पास कर देंगे। तो मैंने कहा कि ना बेटा, ये तुम्हारे लिए लग रहा है कि भी 2 नंबर, ये क्या तुम फेल क्या कह रहे हो तुम कि पापा मैं फेल हो गई। मैंने कहा कि नहीं, फेल तो नहीं हो, केवल एनर्जी चैनलाइजेशन है कि आपने जो अपना टाइम एंड एनर्जी जो स्पेंड किया वो अलग अलग भागों में बांट दिया, और वो जब विभाजित हो गया तो आपके स्कोर वो हैं,
क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, आपका सोशलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप खुश रहे उतना समय अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहे, तो यानी कि वहाँ पे स्कोर आपने उतने ही पाए हैं, तो आपके स्कोर में कोई कमी नहीं है। तो यानी कि सक्सेस और फेलियर इस बात में नहीं है कि भाई आपने एकेडमिकली कितना अर्न किया है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स और सबको मोटिवेट करता हूं कि कई बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या इन सब में हम देखते हैं कि 55 मान लो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 55 मिनिमम मार्क्स होता है पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि उस स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होने के लिए वो एक मिनिमम अंक हैं। ठीक है, और वहाँ पे उन मिनिमम जो स्कोर है वहाँ पे खड़े होने वाले 55 से लेकर के और 100 तक के बच्चे होते हैं, यानी कि जिसने 99 भी लिया हुआ है ना, वो भी उसी लाइन पे खड़ा है स्टार्टिंग पे। ठीक है, और ये अब डिपेंड करता है कि आपने अंक अर्जित किए या ज्ञान अर्जित किया। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जिसने ज्ञान अर्जित किया है वो अंक अर्जित करने वाले से आगे निकल जाता है, उस फिनिश लाइन पे वो पहुंचता है, ना कि अंक अर्जित करने वाला। 99 लेने वाला जो है उस फिनिश लाइन पे कई बार नहीं पहुंच पाता है, जहां पे वो 55 वाला या मेरे जैसा 35 वाला कई बार पहुंच जाता है। तो यानी कि जैसे शशांक सर से भी बात हो रही थी और मैं सुबह भी बता रहा था कि एमएससी में 4th सेमेस्टर तक फेल होता रहा मैं। फिर उसके बाद फिर एचओडी ने बुलाया और कहा कि यार क्या कर रहा है, मतलब दिमाग सबसे ज्यादा तू खाता है हमारा, तेरे इतने सारे सवाल होते हैं तो सवाल जवाब इतने ज्यादा करता है। एमएससी के दौरान क्लिनिकल प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट तू लेकर के आया है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो मेंटल हेल्थ सेल उस समय पे तुमने शुरू किया है और तुम फेल हो रहे हो। तो मेरा कहना होता था कि सर दरअसल मैं जब एग्जाम देने के लिए बैठता हूं ना, तो वहां पे जब मैं देखता हूं कि इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 तो मुझे आ रहे होते हैं लेकिन वो बाकी 5 नहीं आ रहे होते, तो मुझे लगता कि मैंने ज्ञान तो अर्जित किया ही नहीं, तो मैं छोड़ के आ जाता हूं। तो यानी कि आप कितना उन विषयों को समझने की कोशिश करते हो, उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हो, वो महत्वपूर्ण है, ना कि आपके स्कोर। मैं अपने स्कॉलर्स को बोलता हूं कई बार कि ओके क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ स्कॉलर्स जो है उसमें रहते हैं कि भाई एग्जाम आ गए हैं अभी, मतलब टॉप करना है और ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर लेकर के आना। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप ये प्रोफेशनल डिग्री ले लोगे ना, जिस दिन आपको लाइसेंस मिलेगा, तो दीवार पे टंगने वाले लाइसेंस में कहीं पे आपके नंबर लिखे ही नहीं होंगे। वहां पे दीवार पे केवल ये लिखा होगा कि भाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसमें आपके नंबर नहीं लिखे होंगे। मैं खुद जो है 52 या 53% पास हूं एमफिल में। ठीक है, तो वहां पे आकर के हम जो है सेम हो जाते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या किस बात के लिए बात कर रहे हैं, कि हम क्यों वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। एक किस्सा जो कि दुखद है, जब मैं 10th क्लास में था, फाइनल एग्जाम्स थे, बोर्ड एग्जाम्स, और मैथ का पेपर था। मैं मतलब यहाँ से श्रद्धांजलि दूंगा उस अपनी क्लास फेलो को, लेकिन ये बड़ी दुखद बात हुई कि जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो वो रो रही थी। तो हमने कहा कि यार ये क्यों रो रही है, ये तो हमेशा टॉप करती है, ये क्यों रो रही है। तो मैंने कहा कि क्या हो गया, बोले कि मेरा ना 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। मैंने कहा 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब तुम्हारे 98 आने वाले हैं। बोले हाँ 98 तो आ जाएंगे, लेकिन 2 नंबर गलत हो गए।
और वहीं पे मैं था कि जब एग्ज़ाम पेपर शुरू हुआ तो गणित देखा तो मुझे वो फॉरेन लैंग्वेज लगती है हमेशा। तो गणित के पेपर में मैं पता नहीं एक चित्र बनाया था और चित्र बना के मुझे लगा कि शायद ये सोने का अच्छा अवसर है और मैं सो गया था 3 घंटे बाद। टीचर को भी पता था ये करेगा नहीं, इसको जगा दो तो भी नहीं करेगा, तो मैं सो गया था। 3 घंटे बाद मैंने पेपर दे दिया था अपना। तो ना मैं सोचने लगा कि अरे ये जो है उस 2 नंबर के लिए रो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शाम को उस समय पे ये मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पापा फौज में थे तो वो जो ऐसे घुमाने वाले फ़ोन हुआ करते थे, हैंडल सा मारना पड़ता था तब जाके फ़ोन लगता था। तो वो उस फ़ोन से फ़ोन आया आर्मी मतलब अपने वहाँ से। तो पता चला कि उस दोस्त ने सुसाइड कर लिया अपने। ये आसाम की बात है, हम आसाम में पोस्टेड थे उस समय पे। तो असम में जो है घर के सामने ही जो एक छोटी छोटी कुइयां होती हैं, उसने उसी कुई में कूद करके जान दे दी। और कारण जो सुसाइड नोट है उस पर बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा कि क्योंकि मेरे 2 नंबरों का, मैं इस बार उम्मीद कर रही थी, मैंने मेहनत जो है इस तरह से की थी कि मैं 100% लेकर के आऊंगी, 2 नंबर का मेरा गलत हो गया है, ये नहीं ला सकी तो मैं सुसाइड कर रही हूं। और सुसाइड कर लिया उसने। बाद में मतलब रिजल्ट आया तो मेरे 6 नंबर थे, उसके वास्तव में 98 थे। अब वो 6 नंबर पता नहीं कैसे है, वो चित्र कैसे, क्या चीज़ उसमें ठीक हुई पता नहीं, आई डोंट नो। वो 6 नंबर कैसे है वो एक अलग बात है। तो अब जो है उस फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, तो क्या है ये? मतलब अ, शायद मुझे लगता है कि भाई मैं जैसा भी हूं, शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा हाई अचीवर या उस तरह की बातें नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन शायद मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। मैं अपनी सोसाइटी को, अपने देश को किसी ना किसी रूप में शायद मैं सर्व कर पा रहा हूं। तो क्या सच में आपके वो अंक जो है महत्वपूर्ण थे, या वो अंक महत्वपूर्ण हैं? क्या सच में आपका वो टॉप करना, सच में वो जो गोल्ड मेडल लाना, वो महत्वपूर्ण है? तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे विचार करने की जरूरत है। तो सोसाइटल प्रेस्टीज भी आ जाती है, फिर सोसाइटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने नीट क्वालिफाई किया, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, मैंने जेआरएफ कर लिया, मैंने गेट क्वालिफाई कर दिया। हाँ ठीक है, वो एग्जाम थे कुछ, वो आपने क्वालिफाई कर लिए। कई बार मुझे लगता है जो मेरा मैकेनिज्म है, कई बार वो कहता है कि सामने वाला कहता है कि देखो मैं तुमसे 99% बेटर हूं। तो कई बार मुझे लगता है कि जब मैं उसको चुनौती दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा 1% ऐसा हो जो उसके पास ना हो। तो वो जब मेरा 1% काम कर रहा होगा और उसके पास वो नहीं होगा, तो कौन जीतेगा? तो 99 क्या करेगा? तो ये मतलब हमें हम बात करते हैं काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज, इंटरवेंशंस, इन सब की। मुझे लगता है कि हमने जैसे अभी कोविड का दौर गुजरा, हमने वैक्सीन्स ली। वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन उन्हीं विषाणुओं से बना हुआ है ना। कोविड की वैक्सीन जो है कोविड के ही वायरस से कहीं ना कहीं उसको ड्राइव किया गया है और वो जबरदस्ती फिर हमारे शरीर में डाला गया है ताकि हमारा शरीर जो है अब उस चैलेंज को झेलने के लिए तैयार हो सके और उस चुनौती का सामना कर सके।
तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो वो साइको इम्यूनिटी है उसको डेवलप करने में असमर्थ हो रहे हैं? क्या सच में हमें केवल यही बताने की जरूरत है कि ओके, जब आप टॉप आओगे तभी अच्छे हो, जब आप क्या नाम एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे तभी अच्छा होगा? क्या यही सही है? क्या कहीं हम साइकोलॉजिस्टों को कुछ इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हमें रन करने चाहिए जिसमें कि हम जो है फेलियर उसमें इंड्यूस करना शुरू करें और उस छोटे छोटे फेलियर इंड्यूस करके और तब हम जो है उसको उससे लड़ना सिखा सकें और उभरना सिखा सकें, ताकि जीवन में आने वाले जो बड़े फेलियर्स हैं उसका सामना करने के लिए वो तैयार हो जाएं। साइको इम्यूनिटी, अगर हम जो है कोविड वैक्सीन और बाकी और वैक्सीन्स दे करके, यानी कि वही बीमारी के विषाणु जो है डाल करके और हम तैयार कर रहे हैं, और अगर साइकोलॉजिकली भी हम देखें, जो रेजिलियंस और इन सब की भी बात करें, जब हम इन सब दौर से गुजरे जो लोग हैं, जो उभरे हैं, यानी कि सीधी सी बात है, जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो मेंटली इल होना बुरी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई आप हमको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, या मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब मुझे मेंटल इलनेस हुई, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, स्ट्रेस हुआ, और जब मुझे सुसाइडल थॉट आए तो मैं उभरा कैसे। इंपॉर्टेंट वो है कि हमने कोपिंग कैसे करी, यानी कि WHO की अगर हम डेफिनेशन से भी अगर जाएं, है ना, मेंटल हेल्थ की, तो मियर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस जो है वो मेंटल हेल्थ नहीं है, कि भाई हमें डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है तो इसीलिए मेंटल इलनेस नहीं है, इसे हम मेंटली हेल्दी कहेंगे। बल्कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो वो एक तरीके से एक सेंस ऑफ वेलबींग है। जैसे अभी जनरल साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाथ का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बढ़िया बढ़िया है, यानी कि जो सेंस ऑफ वेलबींग है, हमने मान लिया ना कि बढ़िया है तो मैं बढ़िया हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो सेंस ऑफ वेलबींग है। ठीक है, मैं वो शायद इतने सारे जो फंक्शंस थे वो नहीं कर सक रहा हूं, लेकिन मैं कुछ फंक्शंस बहुत अच्छे से कर पा रहा हूं। आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, मैं मतलब बहुत ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन बहुत लोगों ने इंजीनियर बनाने के कोचिंग सेंटर खोल लिए, वो उसमें हैप्पी हैं। तो यानी कि सेंस ऑफ वेलबींग, फिर एबिलिटी टू कोप विद डे टू डे स्ट्रेसर्स, अगर हम उन डे टू डे जो स्ट्रेसर्स हैं उनके साथ अगर हम जूझ पाते हैं, जूझ सकते हैं, तो वो जो है इम्पॉर्टेंट है, वो हमें मेंटली हेल्दी रखने की बात करता है। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब हम इन कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा हम वहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहाँ पे सेंस ऑफ वेलबींग रिस्टोर की जा सकती है? क्या हम वहाँ पे ये कुछ कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ इस तरह का चीज़ें हम ला पा रहे हैं जिससे कि जो डे टू डे स्ट्रेसर्स हैं उसके साथ कोप करने के लिए कुछ मैकेनिज्म क्या हम वहाँ पे डाल पाए? क्या हम ये बता पाए कि भी मतलब कि अपनी एबिलिटीज के बारे में जानना भी मेंटल हेल्थ है। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे लिमिटेशंस की भी बात होंगी। तो क्या हम अपनी एबिलिटीज और क्या हम अपनी लिमिटेशंस का इवैल्यूएशन करते हैं? जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एप्टीट्यूड टेस्टिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली एप्टीट्यूड टेस्टिंग होनी चाहिए, स्वॉट एनालिसिस होनी चाहिए, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सब का
सबके ऊपर एनालिसिस करते हुए हमें तय करना चाहिए, बताना चाहिए कि ओके ठीक है बच्चे, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। इसको करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो अपने जो ये वीकनेस, आलस वाला वीकनेस है, उसके ऊपर तुम्हें काम करना होगा। क्या हम अपने उन वीकनेस और उन थ्रेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं? क्या हम ये तैयार कर सकते हैं कि भाई वो बच्चा या ये कोचिंग सेंटर्स क्या उस पे काम करता है कि जो उसके थ्रेट्स एंड वीकनेसेस हैं उसको फोकस करके और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में उसको ट्रेनिंग दे रहा है? क्या ऐसा है? यानी कि जब हम ये सिखा सके बच्चे को, ताकि बच्चा डिसाइड कर सके एक हेल्दी वे में कि ओके ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। यदि मैं अपने आप को एनालाइज कर पाता हूं कि भाई ओके मैं लाख कोशिश करूं तो भी शायद ये वाली जो वीकनेसेस हैं या ये वाली जो थ्रेट्स हैं, शायद इसको ओवरकम करना मुश्किल होगा। तो जब हम प्लान करते हैं तो प्लान ए क्या है जी, प्लान बी क्या है, तो अल्फाबेट तो जेड तक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं यहां पे प्लान ए में फेल हो गया तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 26 अल्फाबेट हैं, 26 में कुछ भी कर सकते हो, कहीं तक जा सकते हो। तो क्या हमारे ये कोचिंग सेंटर इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा क्या ये बताने में सक्षम हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई देखो तुम अगर चाउमीन और मोमो की दुकान करोगे तो इसमें ज्यादा सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एक चाउमीन मोमो वाला राजपुर रोड पे ठेला लगाते हुए आज जो है मतलब मेरे ख्याल से 5-6 साल के अंदर उसने राजपुर रोड पे बहुत बड़ा अपना सूप बार जो है इस्टेब्लिश कर लिया। क्या हम वो A to Z तक बताने की क्षमता रखते हैं? क्या हम ये कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं? एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए कोचिंग सेंटर, क्या ये सब हम कर सकते हैं? मोटिव जो कोचिंग सेंटर के लिए और मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो उसमें एक चीज आ जाती है, एम्बिशन फॉर टॉप कॉलेजेस। स्टूडेंट्स एम फॉर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, है ना, मतलब बस वहीं जाना है, उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। मतलब अगर इंजीनियरिंग भी करनी है तो केवल उसी से करनी है, वरना नहीं करनी है। अगर मुझे मिल भी रही है कहीं और तो और कहीं से नहीं करनी है, उससे भी करनी है तो इसी ब्रांच से करनी है। उसी ब्रांच, बिल्कुल उस पर्टिकुलर ब्रांच से करनी है। जबकि मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूं या अपने स्टूडेंट से बात करता हूं या अपने क्लाइंट से बात करता हूं तो मैं उनको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि स्कूल या कॉलेजेस या वो स्टडी सेंटर या कोचिंग सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला है, वो महत्वपूर्ण है। हम जो है उन कोचिंग सेंटर्स, उन इंस्टीट्यूट्स और उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पे जो है क्या नाम, राम श्याम बलराम सब पढ़े, ठीक है, उसी मान लो कि किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज या इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे करके और बहुत ही टॉप रैंकिंग हासिल करके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन पता चला कि भी बठिंडा में केवल एक वो बत्रा जी जो है फेमस है, जबकि उनके साथ वाले का कहीं पे नाम नहीं है। तो मतलब इंपॉर्टेंट कौन हुआ? मतलब अगर ऐसा होता कि भाई ठीक है कि भाई वो कॉलेज ही इंपॉर्टेंट है ना, तो मतलब उनमें सभी लोग फिर उतने ही फेमस और उतने ही उस तरीके से होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सेंस ये डालने की ज़रूरत है कि भी बच्चे समझ सकें कि यू आर इंपॉर्टेंट, वो कॉलेज और इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक अप्रोचेस और गाइडेंस और जो अपने तमाम जो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए अगर आप करोगे, यानी स्कोर की जगह
मतलब अंक की जगह अगर ज्ञान की तरफ अगर ध्यान दोगे तो सफलता आपकी होगी। अब क्यों क्यों क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्यों जाते हैं हम लोग कोचिंग सेंटर्स और इनकी तरफ, तो उनके कुछ ये पॉजिटिव फैक्टर है कि भाई वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और ये जो स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है ये सब चीजें वो देते हैं। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट या वो स्ट्रक्चर वो उन्होंने तय किया है, यानी कि वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल नहीं है कि ओके अभी जो है घर में कुछ ये पर्टिकुलर इशू चल रहा है तो मैं उसको भी अटेंड कर सकूं, है ना। वहां पे वो चीज नहीं है। तो भाई आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया, तो इसीलिए कहीं मैं वो मिस ना कर दूं तो मुझे वहां पे होना जरूरी है। तो वो स्ट्रक्चर्ड है, कोचिंग सेंटर कंट्रीब्यूट टू टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल और स्टडी प्लान्स हैं उनके स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। फिर इनेबल स्टूडेंट्स टू मैनेज देयर स्टडी शेड्यूल एफिशिएंटली, अपना स्टडी शेड्यूल एफिशिएंट, उस एफिशिएंसी का मतलब है कि भी आपने 4 घंटे इस सब्जेक्ट को, 4 घंटे उस सब्जेक्ट को, 4 घंटे उस टॉपिक को आपने वो देना ही है, आप दोगे, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑफर टारगेटेड रिसोर्सेज फॉर दैट हेल्प ऑप्टिमाइज लर्निंग टाइम। ये कुछ चीजें पॉजिटिव, मतलब उनके नजरिए से देखें तो ये पॉजिटिव कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस वजह से हम देखते कि ओके ये चीजें मैं घर पे नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीजें मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है कि भी हम जो है कोचिंग सेंटर्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। शायद वो भयावह जो दृश्य आज सर ने और क्या नाम आईजी साहब ने बताया, दिखाया हमें, जो सर का अनुभव कि भाई वो मतलब नाजी कैंप से जो है हाँ हमास के बंकर से बेहतर नहीं है वो। तो ये हो सकता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है ये बात कि वहां पे वो हमास के बंकर में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। तो मतलब यानी कि हम लोग केवल उसका वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि मैं घर में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, वहां पे कोचिंग सेंटर में ये सब चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी, तो इसीलिए मुझे वहीं पे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वहां पे बंकर में जा रहा हूं दरअसल। और सीधी सी बात है, बंकर में तो आपको उस 2x2 में रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि भाई ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि भाई क्यों हम लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो स्कूल्स हैं, है ना, हम देखते हैं कि भाई हालांकि अब जो है गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी पॉलिसीज और वो सब चीज़ें रेगुलेशंस ला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भाई टीचर जो है वो स्कूल में कम पढ़ा रहा है, कोचिंग सेंटर में ज़्यादा पढ़ा रहा है। वो मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ओके तुम जो है कोचिंग सेंटर में आओ, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। फिर इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑन स्टूडेंट चॉइस, रैंकर्स जो कि भाई हम लोग ये एडवर्टाइज करते हैं, जो कोचिंग सेंटर कहते हैं कि भाई इस बार के आईआईटी जेई में टॉप 10 जो है वो हमारे यहाँ से थे। तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है कि भाई ओके वो मोटिवेट कर रहा है कि भाई ओके यही बढ़िया है, सबसे अच्छा है, तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। फिर इंस्पायर स्टूडेंट्स टू एनरोल इन कोचिंग सेंटर्स, फिर क्रिएट्स perception that success is only available through these coaching centers, फिर peer pressure to follow top ranker path, फिर neglect of individual learning style and needs, फिर increase in mental pressure and ये इसका एक आउटकम हो गया कहीं ना कहीं। कुल मिला के हम जो बार बार जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही है कि भाई ये कुछ ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, खास करके कि भाई मैं नहीं कर सकता, वहाँ होगा, मैं यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड हूँ, वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रहूँगा, ठीक है। वहाँ से बहुत लोग जो है वो निकले हैं, ठीक है,
जिनको हम जानते नहीं हैं वो भी हमें हमारे लिए वो कोचिंग सेंटर्स उनकी फ़ोटो और वो सब एडवर्टाइजमेंट्स उस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई यही है, बस यही जाना है। तो कोटा को अगर हम देखें तो वहाँ पे इतने हाई प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड होने के बावजूद हम जो है ये भूल जा रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ भी हो सकता है ना। वो एक नेग्लेक्ट और डिनायल हम उसमें जी रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जो है लेकिन हम मोटिवेटेड हो रहे हैं कि भाई वही है, वहीं पे स्ट्रक्चर्ड होगा। अब मतलब मैं हैरान था, मुझे केवल वो सुन के मुझे सफोकेशन हो रहा था जब आईजी साहब बता रहे थे कि भाई वहाँ पे जब आप पार्क में जाओगे तो वहाँ पे भी वो स्लोगन देखने को मिलेंगे जो डिप्रेशन और उनकी एंजाइटी और उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहे हैं। मंदिरों में जाओगे तो वहाँ पे भी वो चीज़ें आपको लिखी हुई देखने को मिलेगी। तो मतलब यानी हवाओं में कितना एक तरीके से जहर घुल चुका है, वहाँ हवाओं में कितना जहर घुल चुका है इन कोचिंग सेंटर्स के नाम पे। तो ये मतलब वास्तव में एक बहुत ही मंथन करने वाला विषय है। और मैं अपनी बात को ये कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगेन वो जो प्रेवलेंस है शायद उस रेट में हम जो है उतना ज़्यादा गिरावट इमीडिएटली ना ला सकें, है ना। तो हमें दो तरीके से काम करने होंगे। एक जो फोकस है, जो एक तरीके से इन कोचिंग सेंटर्स का शिकार हो चुके हैं बच्चे, यानी कि बिल्कुल उनसे प्रभावित हो चुके हैं और अपने आप को उन प्रेशर जोन्स में ले जा चुके हैं, तो वहाँ पे किसी तरीके से पॉलिसी और वो सब चीज़ें या उस पॉलिसी के अंदर अगर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी एक पॉलिसी की तरह से आ जाए, अगर वो सब चीज़ें हों, एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो, वेलबींग सेंटर्स, क्लिनिक्स जो उस एरियाज़ में ज़्यादातर हों, ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है अपनी बातों को रख सके, जैसे सजेशन बॉक्स और कंप्लेन बॉक्स और वो सब चीज़ें की बात थी, है ना। इवन केवल उन्हीं जगह के लिए पर्टिकुलर कोई हेल्पलाइन या कुछ इस तरह का अगर कुछ चीज़ें हो सकें तो एक तो वो इंटरवेंशन की ज़रूरत है। दूसरा मुझे लगता है कि भाई जो ये जनरेशन है जो आगे अब पेरेंट बनने वाली है, अगर हम अब इनको ट्रेंड करें तो शायद हम जो है उस क्वालिटी ट्रेनिंग पेरेंटिंग है अगर उसमें हम इंटरवेंशन कर पाए तो जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है शायद उसको हम भविष्य में कम कर पाएँ। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगेन बात वही है, एक जो उस समय पे डिस्कशन हुआ था, अभी तो एक गज़ल की कुछ पंक्तियाँ ध्यान आ गई थी, मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी देख रहे हैं कि भाई सुसाइड रेट्स जैसे जैसे सोसाइटी सोफेस्टिकेटेड हो रही है, जैसे जैसे हम अपने आप को ज्ञानी ध्यानी मानने लगे हैं, तो जो है ये फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें हमें समझ में आने लग गई हैं कि भाई ये फेलियर है। तो अब समझ में आने लगे कि ओ ये भी फेलियर है, ये भी फेलियर है, वो भी नहीं कर सकता मैं, ये भी नहीं कर सकता मैं। तो वो ज्ञानवर्धन ज़्यादा हो गया है, हम सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, हमें पता चल गया कि भाई हम जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है तो सुसाइड रेट या फिर ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। उसी के संबंध में कुछ लाइनें हैं। गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़ धानी दे मौला, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। यानी कि जो हम बुद्धिमान लोग हैं ना, जो कहते हैं कि भाई ये जो है दो और दो का जोड़ जो है चार ही होगा, है ना। बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग के लिए दो और दो चार ही होता है। तो हमें लगता है कि भाई मैंने अगर नीट क्लियर नहीं किया तो मैं जो है डॉक्टर नहीं बनूंगा, और डॉक्टर नहीं बनूंगा तो जीने का क्या फायदा। यानी कि मेरे लिए मैंने 2 + 2 4, है ना, दो और दो का जोड़ हमने चार बता दिया कि बस सक्सेस का मतलब डॉक्टर बनना है। तो दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़ धानी दे मौला।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। सर, जिस हिसाब से हम लास्ट अगर 1 दशक की बात करें तो जो कोटा में सुसाइड रेट है वो डबल हो गया है। तो क्या वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारे जो सुसाइड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इन हाई प्रेशर कोचिंग हब्स में? देखिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो बहुत सारे हैं, है ना? और वही है कि भाई इरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना? फिर दूसरों को देख करके अट्रैक्ट होना कि भाई वो टॉपर उस यानी कि एक तरीके से ये सोचना कि भाई हम अपने लगन मेहनत से हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे, शायद कोचिंग सेंटर ही हैं जो कि हमें पढ़ा सकते हैं। और एक ना कहीं लोगों में हम लोग ये सोचते हैं कि ये शायद मेरे साथ नहीं हो सकता, यानी कि सुसाइड जैसे सुसाइडल थॉट है या फिर जो फ्रस्ट्रेशन है इस तरह के जो कोचिंग सेंटर्स का जो स्ट्रेस का, उस फ्रस्ट्रेशन को वो सोचते हैं कि भी शायद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तो बिंदास हैं, हम तो वहाँ पे आराम से इजीली सारी चीज़ों को कोप अप कर पाएंगे। तो ये जानते हुए भी कि भी कोटा जैसी जगह या फिर इस तरह के जो हाई प्रेशर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद जो है स्टूडेंट्स वहाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई हम शायद अपने जो ड्रीम्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड वे में वहीं से फुलफिल कर पाएंगे, तो वो वहाँ जा रहे हैं। सर, जैसे हमें बुखार होता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आज भी इंडिया में इतना टैबू रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ क्यों है? अगेन मेंटल हेल्थ को पहली बात तो वो हेल्थ इशू मानते ही नहीं है लोग, उनको लगता ही नहीं कि भी ये कोई इलनेस है या मेंटल हेल्थ हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, उस तरह का इशू मान ही नहीं रहे हैं। हम आज भी यही सब सोचते हैं कि भाई कि ये कुछ और है, ओपरी पराई, या फिर किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना, या है ना। इसको इलनेस को हम इलनेस मान रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ना कि भाई इलनेस का मतलब केवल कि कट जाना, छिल जाना, इंजरी हो जाना, है ना, उसके स्टिचिंग होना, हड्डी टूटना, वही सब या बुखार हो जाना वो इलनेस है। तो अब क्योंकि इसमें कुछ दिखाने वाली चीज वैसी नहीं होती है, ये व्यवहार में दिखती है ना। तो व्यवहार में दिखने वाली चीज को एक ये भी है ना कि अगर मेंटल इलनेस की बात करेंगे हम कि मेंटल, तो जो शब्द है मेंटल उसमें सब अब आज भी लोग ये सोचते हैं कि मेंटल मतलब कि जो कपड़े फाड़ता है, पत्थर मारता है ना, इस तरह के व्यवहार करता है, केवल उसी को मेंटल इलनेस कहेंगे। तो जिस तरह से एंजाइटी डिप्रेशन की आपने बात करी, ये भी जैसे फिजिकल एलिमेंट है, उसमें हमें सर्दी जुकाम होता है, तो मानसिक समस्याओं में भी डिप्रेशन एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है जो कि अक्सर लोगों को हो जाया करती है। ठीक है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है ना। जैसे अभी मान लीजिए कि भी अभी इंटरव्यू ही देना है मुझे, आपसे बात करनी है, तो उसकी एक एंजाइटी हो सकती है कि अच्छा पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, क्या आंसर देना है। तो ये इसको लोग नेगेटिव इमोशन के तौर पे देखते हैं कि भाई ये सब नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी ना बताई जाए, किसी को बताया ना जाए कि भी मैं इतना नेगेटिव सोचता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जबकि ये कहीं ना कहीं लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, चाहे वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, ये एग्रेशन है, ये होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं होने चाहिए कि जो हमारे कार्यों में बाधा डालने शुरू कर दें, है ना। होने चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि फियर ना हो, किसी में फियर की वो इमोशन ही ना हो, तो छत से कूद सकता है ना। अगर वो लाइफ इंस्टिंक्ट है, अगर फियर ना हो तो हम जो है जैसे सांप पकड़ना हो, सांप पकड़ सकते हैं, है ना, तो उससे हम बच नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सारे इमोशंस ज़रूरी इमोशंस हैं, बस इनकी अधिकायतता जो अधिकता हो जाती है, और या फिर उसको कंट्रोल ना कर पाना या उससे उभर ना पाना, वो एक समस्या कहीं ना कहीं बनती है, जिसके लिए कि हमें ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लेना चाहिए। सर, हम बहुत बार देखते हैं जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और बहुत हाई प्रेशर्स में होते हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं
कहीं ना कहीं क्या उस साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे इवन बिफोर द सिलेक्शन, इवन बिफोर द मेन एग्जामिनेशन दे हैव टू परफॉर्म गुड इन देयर रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उसी से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। क्या वो भी अच्छा परफॉर्म करना बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है? डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा कारण है एक्चुअली, है ना, क्योंकि हम उससे बेहतर करना चाहते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि भाई जो टॉपर रहा है पिछले साल वाला, मैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके और अपनी जगह को सिक्योर कर लेना चाहता हूँ, है ना। तो ये किसी दूसरे को ध्यान में रखते हुए जो एक कम्पिटिटिवनेस आती है, वो अपने आप में एक प्रेशर को जनरेट करती है। तो ये बिल्कुल एक कारण है ना। दूसरों की वजह से हम ज़्यादा अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में डाल लेते हैं। हम उस समय पे अपना आकलन नहीं कर पाते हैं, या कर नहीं किया नहीं होता है। इस वजह से जैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की मैं बात करता हूँ कि भाई जब हम दूसरे को देखते हैं या फिर अपने कोई भी लक्ष्य को भी निर्धारित करते हैं, खुद का भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसको पाने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस या लिमिटेशंस, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुझे लिमिटेशन पता है तो मैं लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कोशिश करूंगा, है ना। और जब मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसको और बढ़ाने के लिए या उसको लेकर के मैं अपने आप की वेलबींग को मैं बेटर रख सकूंगा कि भाई ओके, मेरे पास ये स्ट्रेंथ है। सर, जैसा हम देखते हैं जो मॉडर्न कोचिंग हब्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेलबींग और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो सबसाइड हो रहा है या डिटेरियोरेट हो रहा है। इसमें क्या आपके ओपिनियन है? ये अब हर चीज़ को जो है पैसे, व्यापार के साथ जोड़ा गया है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से कोचिंग सेंटर्स अब शिक्षा प्रदान करने वाली कोई प्रणाली नहीं है। वो केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसमें वो एक तरीके से जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए लोगों के अंदर, जैसे अगर हम एक गुरु शिक्षा मतलब गुरु और चेले की बात करें, शिष्य की बात करें, वो वाली पद्धति नहीं है ना। जब हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो वहाँ पे वो गुरु जो है पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है कि अपने चेले या शिष्य की वेलबींग की, ठीक है। लेकिन जो ये इस तरह के जो बिजनेस हब्स हैं, कोचिंग हब्स हैं, है ना, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका मेंटल वेलबींग क्या होगा, ठीक है। वो उसके लिए पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो गए हैं, सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है। तो वो सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, तो इसीलिए जो ना सिंपैथी रही वहाँ पे, ना एम्पैथी रही। वो उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस बैकग्राउंड से बच्चा है ना। तो वो दिक्कत है। लोग मनी माइंडेड हो गए हैं और ये केवल एक प्योर बिजनेस की तरह से चल रहा है। सर, जैसे हम देखते हैं धड़ल्ले से आजकल कोचिंग जो हब्स हैं, कोटा है या बाकी के इंडिया के और पार्ट्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीसेस ली जाती हैं, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एक स्टूडेंट को हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए, ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में प्रिपरेशन कर सकें। तो कहीं ना कहीं जो आसपास का एनवायरनमेंट है ये भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है, और स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में जहाँ पे ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन आप डेली के रूटीन में देखते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। कि सर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जैसे जो कोचिंग हब्स है, उन कोचिंग हब्स का जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे वन ऑफ द स्पीकर जो कोटा की जो हवा है उसमें ही हमारा कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक बिहेवियर है टुवर्ड्स प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्या इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स पे कितना पड़ता है? पूरी तरह से, मतलब ये तो पूरा नेचर और नर्चर का खेल है ना। तो एनवायरनमेंट अगर आपका टॉक्सिक होगा, अब अगर हम यहाँ पे सारे वेंटिलेशंस बंद कर दें तो यहाँ पे हम रह नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से क्या है कि जो कोचिंग हब्स हैं जो इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने हमें अपने जो वेलबींग के जो विंडोज़ हैं, है ना, जिसमें कि स्पोर्ट्स था, अदर करिकुलर एक्टिविटी थी, सोशलाइजेशन था, है ना, वो सारी खिड़कियां बंद कर दी हैं, है ना। वो केवल और केवल हम जो है आपको
जो स्टूडेंट है उसको हाई स्कोर लाने के लिए तैयार कर रहे हैं, सीखने के लिए भी नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको कुछ सिखा दे रहे हैं, है ना, उतने समय के लिए। हम केवल उसको कुछ सेट रिपीटेटिव स्टीरियोटिपिकल पैटर्न्स हैं, उनके ऊपर कैसे सवाल जवाब करने हैं आपने, है ना, उस पैटर्न पे केवल आपको नंबर लाने हैं, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है वो, है ना। तो वो बाकी और जो सोशलाइजेशन और बाकी जो चीज़ें जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती थी, जो हमें और विंडोज से हवा लेने देती, है ना, क्योंकि वो बंद कर दी, तो डेफिनेटली उसका हमारे मेंटल वेलबींग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सर, जैसा हम देखते हैं पेरेंट्स की ओपन कॉन्वर्जेशन बच्चों के साथ, स्पेसिफिकली जो यंग अडल्ट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो सुसाइड्स हो रहे हैं, यंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके, तो उसमें पेरेंट्स की ओपन कॉन्वर्जेशन अपने बच्चों के साथ, उसका क्या रोल है सुसाइड प्रिवेंशन में? अ, मतलब पेरेंट्स को एक बहुत ही सपोर्टिव, मतलब ठीक है, हम आकांक्षाएं रखते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो है बेहतर करें, है ना, लेकिन पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं दायित्व बन जाता है कि भाई कि हर बच्चा अपने लिमिटेशंस और अपने स्ट्रेंथ के अनुसार ही परफॉर्म कर पाएगा, है ना। उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो अगर ट्रेनिंग, वो सपोर्ट, वो सारी चीज़ें आप दोगे तो वो बेटर परफॉर्म, अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ऐसे में ना केवल क्योंकि हम यहाँ पे केवल ये सिखा रहे हैं कि बस सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है, लेकिन हम कहीं पे भी ये नहीं बता पा रहे हैं ठीक से कि भाई अगर असफल हो गए तो मैं तुम्हारे साथ कहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। तो ये हम बता ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई सफल होगे तो आपको ये चीज मिलेगी, सफल हो जाओगे, टॉप करोगे तो ये मिलेगा, है ना, अच्छे स्कोर लाओगे तो आपको हम लैपटॉप देंगे, ये चीज देंगे, है ना। लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि ओके अगर असफल हुए तो इसके बाद ये वाला प्रयास किया जा सकता है, या फिर और कुछ ऑप्शन हम तलाश सकते हैं, उसमें हम मदद करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। हम केवल हम भी प्रेशराइज कर दे रहे हैं, पेरेंट्स भी, कि भाई ओके आपके पास केवल और केवल यही एक ऑप्शन है ना। हम वो A to Z वाली बात ही नहीं कर रहे, हम ऑप्शन ए पे ही अटक जा रहे हैं ना। तो पेरेंट्स का बड़ा अच्छा ज़्यादा रोल है बच्चे के मेंटल वेलबींग पे, कि भाई वो बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझे, उसको अप्रिशिएट करे, है ना, और फिर अगर फेलियर होता है तो उसमें उसको सपोर्ट दे और उसको एक्सप्लोर मदद करे, उसके साथ ही एक्सप्लोर करे कि आगे क्या किया जा सकता है। सर, जैसा हम देखते हैं जो हमारा करिकुलम है या एजुकेशन है, तो उसमें हमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू डील विद स्ट्रेस। अगर आपको फेलियर फेस करना पड़ता है तो व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या हमें अपनी एजुकेशन में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? क्या हमें कुछ पाठ्यक्रम जोड़ने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस स्प्रेड करे कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम उनको सबसाइड कर सकें? राइट, मतलब मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट एक इनोवेटिव सा चीज़ अच्छी लगती है कि जैसे हम फिजिकल एलिमेंट के लिए तो हम लोग ये करते हैं कि भाई जैसे मान ली कोविड आया, हमने वैक्सीन ले ली और फिर इम्यूनिटी डेवलप कर ली, लेकिन हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी के लिए कुछ नहीं करते, है ना। कि भाई हम ये बताते ही नहीं है कि भाई आपका ये जीवन है। जैसे हम एक प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि भाई अप्स एंड डाउन्स जब तक हैं तब तक हम जिंदा हैं, है ना। जब तक वो सीधी लाइन है तो इसका मतलब डेथ हो गई है, ठीक है। तो हम लेकिन अपने बच्चों को उस अपने अप्स एंड डाउन्स के लिए हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम बता ही नहीं रहे कि भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, अच्छी बातें होंगी, लाइफ इवेंट्स होंगे, है ना। हमारे जीवन में अपनों की डेथ भी होगी, जन्म भी होंगे, है ना, सफलताएं मिलेगी, जॉब में मिलेंगी, जॉब छूटेंगी, बदलेंगी भी, है ना, ये सारी चीज़ें आनी हैं। तो हम जो है उस लाइफ इवेंट, वो जो उस तरह के लाइफ इवेंट है, चैलेंजिंग लाइफ इवेंट, उसके लिए कभी भी हम तैयार नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जो करिकुलम है उसमें ये जो साइको इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो साइको इम्यूनिटी के लिए हमें बच्चे को ना नंबर 1 कि गलती करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। कि वो गलती कर सके, है ना, बेझिझक वो गलती कर सके, है ना। वरना हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारे पास गलती करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग ये सिखा रहे हैं कि गलती नहीं करनी है ना, कि ये गलती करने पे आपको सजा मिलेगी, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा,
आप केवल आपको जो स्माइली फेस है तभी मिलेगा जब आप जो 10 आउट ऑफ 10 लेकर के आओगे। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की कॉपी में हम वहीं से बचपन में से ही वो शुरू कर देते हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम केवल उसे चुनौती नहीं सिखा रहे, हमें अच्छे अंक लाना सिखा रहे हैं बस। ठीक है ना, कि भी आप हाई स्कोरर मतलब सफलता, हम ये बता रहे हैं। हम ये उसको गलती करने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाई ओके तुम ये गलती करके लाए हो, चलो इसका ये आंसर होगा, सही चीज ये होगी, हम कभी ये नहीं बता रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में हमें एक तो गलती करने का मौका देना चाहिए कि भाई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि चाहे वो झूठ मूठ के फेलियर्स हों, करिकुलम के अंदर या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि वो छोटे छोटे फेलियर्स डाले जाने चाहिए खुद जानबूझ के, कि फेल हुए अब आप इससे कैसे कोप अप करोगे, वो चीज़ें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना। तो अगर हम धीरे धीरे वो ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही वो जैसे कि कोविड की वैक्सीन, है ना, कोविड के ही उन कीटाणुओं से बनी है ना वो, और हम जबरदस्ती वो इंसर्ट कर रहे हैं और फिर अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर धीरे धीरे छोटे छोटे फेलियर्स, है ना, लाइफ इवेंट्स, चैलेंजेस अगर हम उस जूझना सिखा दें बच्चे को, तो शायद बड़े बड़े चैलेंजेस को वो झेल पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर Thank you. टाइम।